जाएगा। जो चोवा आज आपका 50, 20, 100 फुट के ऊपर है, वो चोवा 200, 250, 300, 400 फुट तक जाएगा। खेत में पानी नहीं मिलेगा। यमुना नदी का पानी केमिकल का आप खेत में डालोगे, या फिर जो केमिकल आपके धरती में दिया गया इथेनॉल प्लांट के द्वारा, वो अपने खेतों में डालोगे, आपका खेत अपने आप बंजर होएगा। इसमें किसी का दोष नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, इथेनॉल के प्लांट के साथ साथ जितने भी गांव होंगे उन सभी में बीमारियां फैलेंगी। जब वो बनेगी उसकी स्मेल निकलेगा, केमिकल पर्यावरण में घुलेगा, सांस लोगे, आँखों में जलन होगी, सांस से वो फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों के अंदर कैंसर होता है। टेक्निकल बताना है थोड़ा। बता दो टेक्निकल अब इसमें जो आपको मैं एक मोटी मोटी टेक्निकल बीमारियां बता देता हूँ जो डॉक्टर बताते हैं जो होता है। एक तो बोलेंगे थैलिस्मिया। थैलिस्मिया को अगर हम हिंदी में समझे तो एक ब्लड कैंसर। दूसरा एक इलाज हो, आपके आँखों में क्या होगा, एक जलन होगी अजीब सी तरह की, जिसकी वजह से छोटे से ही बच्चों को दिखना बंद होएगा। और स्किन की ऐसी बीमारियां होंगी, ऐसे चर्म रोग होंगे जिसको जितना भी आप इलाज कराओगे इलाज नहीं होगा, नहीं ठीक होने वाला। स्किन की जो बीमारी होगी वो दाद होंगे। उदाहरण के तौर पे लाइव मेरे पास 3 से 4 व्यक्ति हैं। जिस दिन बोलोगे आपको खड़ा करके, तो वाइट दाद है ना शरीर पे, जो कभी ठीक नहीं होते, वो दाद होते। इस चीज को हर हालत में रोकना ही पड़ेगा हमें, वरना हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। आपके खेत नहीं बचेंगे, आपके खेतों में अनाज नहीं होगा तो खाओगे क्या? जब हम उगा ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या? खाने की भी बात दूर है, जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही 2 साल में पता चल रहा है कि इस प्लांट की वजह से उसको ब्लड कैंसर हो चुका है, उसकी आंखें जाने वाली हैं, ऑपरेशन होने वाला है, दाद हो चुके हैं, तो उन बच्चों का क्या करोगे? हमने तो ये सुना था कि हरियाणा में ये बोलते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। मेरे दादाजी बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। जब आपके पोता पोती 2-2 साल के कैंसर से तड़प रहे होंगे तो उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे को लेके कहाँ जाओगे जब औलाद ही नहीं रहेंगी? तो औलाद रहेगी तो खेत बचेंगे, खेत बचाएंगे तो उगा के खाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक मैं आपको ये बता दूँ, ये इथेनॉल के प्लांट यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में 250 से 300 प्लांट लगने हैं और हर जगह विरोध होगा। और हरियाणा की 90% ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी। जब 90% ज़मीन ही हमारी नहीं बचेगी तो हम अनाज के लिए कटोरा उठा के किसके पास जाएंगे? जब पूरे गांव की ही जमीन नहीं होगी, बंजर हो चुकी होगी, तो पूरा गांव खाएगा कहां से, लाएगा कहां से, कौन देगा उनको खाने के लिए? क्योंकि पड़ोस वाले गांव को अपना भी पेट भरना है। कुछ पैसे जमीनों को मत बेचो, मत प्लांट लगने दो। नस्ल और फसल
दोनों को बचाओ। पेट्रोल पंप है, ये दूसरे पेट्रोल पंप का तेल है। तेल की हालत देख लो, ये तेल की हालत है। एक बूंद पानी से, एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक बूंद। अगर आपका ट्रैक्टर बारिश में खड़ा है और गलती से चला गया, गाड़ी धुलवा ली और गलती से चला गया, मोटरसाइकिल धुलवा ली और गलती से चला गया, बाइक का 12 से 15 हजार का इंजन, ट्रैक्टर का 2.5 से 3 लाख का इंजन, और इतने ही लाख रुपये में गाड़ी का इंजन दोबारा बनेगा। ये असलियत है इथेनॉल की। एक बूंद भी पानी जाएगा तो ये हालत हो जाती है पेट्रोल की। ये स्पेशल आज सुबह 6 बजे पेट्रोल लाके एक बूंद पानी डाला गया था आप लोगों के लिए। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ मत करिए, पेट्रोल पंप पे जाकर बस इतना बोलिए, इथेनॉल वाला तेल चाहिए, पेट्रोल या डीजल लेके आइए 30 रुपये का, 2 बूंद 1 बूंद पानी डाली, थोड़ी देर रखना, ये आपके सामने होगा। मेरे से पहले बोलने वाले सभी भाइयों ने आपको बहुत गहरी गहरी बात बताई है। तो मेरे अपने विचार हैं, मैं उसमें थोड़ी देर का समय लूंगा। बुजुर्गों ने एक बड़ी बात बोली है, अभी तो सबके लेंटर वाले मकान है, लेकिन जब ये मकान 20 एक साल पहले थे तो सबके जो मकान थे वो मिट्टी के थे, छत मिट्टी की थी, लकड़ी की थी, कड़ी काट के थे, और हर साल उन छतों पे मिट्टी डालता था पूरा का पूरा समाज। तो बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई देख, अगर ये जो अपनी बारिश आवे ना, उससे पहले अगर अपने छत पे मिट्टी डाल लो तो फायदा है, कभी बाद में शुरू करो तो समाधान नहीं होने वाला, फिर बारिश मौका नहीं देगी। ये जो छोटी सी बात है बुजुर्गों की, ये कितना बड़ा मैसेज है लाखों साल पहले का और अगले आने वाले लाखों साल तक। ये सर्वमान्य सत्य है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसको अगर सीधे तौर पे बात करो तो इसका मतलब ये है कि भाई जब समस्या आ गई ना, उसके बाद आप लड़ोगे तो समाधान ना के बराबर है, और आप टूट लोगे, और जो समस्या पैदा करने वाला है वो ज्यादा ताकत के साथ बैठेगा, आप रोते रह जाओगे। तो इसका एक ही समाधान है कि जब आपको पता चल जाए कि समस्या आ चुकी आने वाली है, उससे पहले आप तैयार हो जाओ। अभी सारे भाई कह रहे थे कि भाई ये हमारा बहुत अच्छा एरिया है, बहुत उपजाऊ एरिया है, यमुना नदी का एरिया है, यमुना नगर का एरिया है, पूर्वजों ने इसको बहुत मेहनत से बसाया है। इस चीज को यहां पे लगभग सारे जमींदार बैठे होंगे, एक बड़ा हाथ है, कितने जमींदार कर रहे जी? सारे जमींदार हैं। अच्छा जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है, भाई ने बताया, करनाल में सालवन गांव है मेरा। 2010 में मैंने खेती को थोड़ा समझा, इंजीनियर बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, और जैसे ही खेती की हालत को समझा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने शुरू किया, बिना जहर के खेती हो सकती है क्या? जैसे भाई ने बताया कि टेक्निकल लाइन पे बात करेंगे, तो टेक्निकल सोचना शुरू किया और देसी भी सोचना शुरू किया, और 10-12 साल के बाद आज मैं इस पॉइंट पे आ गया हूं कि ये खासकर आप जिस जगह पे बैठे हो, पहली बार में पूरी पैदावार बिना जहर के दाने के भी हो सकती है। इस पे बाद में बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अलग है। ये बात मुझे 10 साल पहले समझ आई तो मैंने नौकरी छोड़ के इस लाइन पे काम करना शुरू किया। अब जब 10 से 12 साल हो गए, 2010 के बाद 12 साल लगभग, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अपने अंदर से, अंतरात्मा से पूछ के बताना, आप जितने जमींदार बैठे हो, आपके घर का बीज कितने लोगों के पास है? किसी के पास नहीं है जी। तो जमींदारा तो आधा खत्म, सारा खत्म। ताऊ जी ने तो मेरी बात पूरी कर दी। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, खाद अपने घर का किसी के पास नहीं, दवाई अपने घर की किसी के पास नहीं, अपनी मशीनें जो अपने घर में बनती हो नहीं, और बाजार बाजार भी अपना नहीं, बाजार में नीलाम करके आते हैं अपनी फसलों को हम।
भाव अपना नहीं है, तो ना आपका बीज है, ना आपका खाद है, ना आपकी दवाइयां हैं, ना आपका भाव है, बाजार है, और ना आपकी सरकारें हैं, और ना आपकी मशीनें हैं। तो एक बार अंदर झांको और सोचो कि आप जमींदार कहां हो। अच्छा, थोड़ा सा किसी को यह वहम हो कि भाई जमीन हमारी 95% से ज्यादा लोगों की जमीन बैंकों में लिमिट पे पड़ी है, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं जी नहीं, सही बात है। तो एक चीज जरूर याद रखना, जब तक आप समस्या के कारण को नहीं समझोगे, आप समस्या से नहीं लड़ सकते। अगर आप ये सोच लो कि वो तो बहुत बड़ी बात है, दूसरी बात तो इतना लंबा सांग कैसे लड़ेंगे, इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे युवा और मेरे बड़े बुजुर्गों, जब तक आप समस्या के जड़ में नहीं पहुंचोगे और उस समस्या को समझने वाले युवा आपके समाज में पैदा नहीं होंगे, जैसे भाई हमारे साथ सोनू भाई हैं, नवीन भाई हैं, इतने सारे साथी जब तैयार नहीं होंगे समझने वाले, तो आप ये सोचना जैसे आप आज हो, 1 साल के संघर्ष के बाद भी आप वैसे ही बैठे रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो मैंने आपको बात बताई बीज की, खाद की, दवाई की, अच्छा ये पैदा कैसे होगी? 40 साल पहले, 50 साल पहले तो सारे बीज अपने घर के थे, सारे के सारे खाद अपने थे, सब कुछ अपना था। तो ये समस्या एकदम से कहां बला बन के आ गई? सोचा है कभी? और जब तक नहीं सोचेंगे बात नहीं बनने वाली। अब आप देख लो, थोड़ा पीछे चल पड़ो, 1.5 साल पहले, या थोड़ा सा और पीछे 15-20 साल में, 30 साल में देख लो, जब इलेक्शन आते हैं यूपी में तो हिंदू मुसलमान का पक्का लठ बजेगा। जब हरियाणा में बात आएगी तो हिंदू मुसलमान तो नहीं है, तो यहां पे जाट नॉन जाट कर लो, क्या दिक्कत है? जब राजस्थान में जाओ तो गुज्जर नॉन गुज्जर कर लो, जब गुजरात इसमें राजस्थान में, गुजरात में जाओ तो पटेल नॉन पटेल कर लो, जब महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी गैर मराठी कर लो। यानी आप कितना भी बड़ा संघर्ष कर लो, जब तक आपके इस मंच पे, सामाजिक मंच पे, अगर कोई राजनीति का बड़ा गुर्गा आके बैठा तो आपकी हार निश्चित है। ये ध्यान रखना। किसी भी प्रोग्राम से और किसी भी बड़े आंदोलन को शुरू होने से पहले हम आपको पहले बता रहे हैं। अभी जैसे भाई सोनू जी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो सोनू जी क्या कह रहे थे, उनका जब हमने बात करना शुरू की ना तो गांव के बोले ये बनेंगे नेता। ठीक है जी, अच्छा ये भी कल थोड़े पीछे खाकर भाग देंगे, ये भी ठीक है। ये लांछन लगेंगे, और लगाएंगे कौन? वो नालायक लगाएंगे जो समाज का कभी भी भला नहीं होना देना चाहते, जो खुद राजनीतिक विचार के होंगे लेकिन समाज को कभी एक जैसे एक साथ नहीं आने देंगे। तो इसीलिए जो एथेनॉल की बात है, इसके बारे में जब बात होगी तो एक विचार पैदा किया जाएगा आपके बीच में कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल भी बहुत महंगा है, ये आपको आसानी से ये बताएंगे कि इथेनॉल सस्ता पड़ेगा, और इथेनॉल जब जलेगा तो आपकी गाड़ी एवरेज भी ज्यादा देगी, क्योंकि कम जल के ज्यादा स्पीड से चलेगी या ज्यादा दूरी तय करेगी। सस्ता पड़ेगा और दूरी तय करेगी। एक गाड़ी चलाने वाले को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर इससे ऊपर आपकी बात चलती है तो फिर अगर आपको समझ आती है तो यह समझना पड़ेगा कि एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जब वो इथेनॉल आपके खेतों में आएगा तो आपकी जमीन की क्या हालत है।
जब आपके खेतों में आएगा तो पानी की क्या हालत है, जब आपके खेत की मिट्टी में और पानी में आएगा तो आपके स्वास्थ्य की क्या हालत है, और जब आपके स्वास्थ्य की हालत होगी तो आपके घर का और डॉक्टर का खर्चा कितना है, और जब बीमारियां होंगी तो बीमारियां किस लेवल की हैं। खांसी जुकाम है या कैंसर है, खांसी जुकाम है या फेफड़े का कैंसर है, खांसी जुकाम जैसा कोई छोटा मोटा रोग है, या फिर जैसे मोहित भाई बता रहे थे कि आपको खून का कैंसर है। जन्मजात बच्चे पैदा जो होंगे उनको कैंसर जैसे रोग लेके मां के पेट से पैदा होंगे, क्या इतनी समझ आएगी। तो ये जो बड़ा संघर्ष है, इस संघर्ष से पहले आप एक बात देखना, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो 2009 में प्रधानमंत्री था मनमोहन। एक यमुना की बेल्ट चुनी थी जिसमें हम लोगों ने ये मतलब देखा है कि ना इस जैसा पानी है, बिना फिल्टर के आज के टाइम में किसी एरिया में चले जाना आप पानी पी नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे फिल्टर की आरओ की जरूरत ही नहीं है। इससे बढ़िया और कौन सा एरिया लोगे भाई। और अगर इसको भी ना बचा पाए फिर तो लानत है भाई हमारे जीने पे भी। तो आगे बब्बू सरपंच जी आप 2 मिनट अपना विचार जरूर साझा करें और थोड़ा सा जो भी आपके मन में है एक बार जरूर लोगों को बताएं। बड़े ही मान व सम्मान के योग मेरे एरिया के मौजूद व्यक्ति, सभी युवा साथी, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। वैसे तो आज बहुत अच्छा दिन है, 26 जनवरी का दिन है, सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। बाकी एक हमारे एरिया के वास्ते एक काला दिन भी है। एरिया में जो ये फैक्ट्री लगने रही है कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इस हार तक मैं 1 महीना इस हार रहा, सारा एरिया भाई साहब बिल्कुल बंजर एरिया, वहाँ ये चीजें वहां लगनी चाहिए जहां मतलब उपजाऊ। हमारी तो बहुत अच्छी जमीन है तो इसमें सारे इकट्ठे खड़े हो भाई, सारे को एक हो तो इसको किसी भी कीमत पे फैक्ट्री लगने देनी है। ठीक है, धन्यवाद। बब्बू जी अभी रिक्वेस्ट करूंगा भरत मंडान जी से एक बार ही आए और अपने विचार साझा करें। यहाँ पर आए सभी मेरे साथी सभी को पहले तो मेरी राम राम। जैसा कि देर से पहले भाई बता चुके हैं इथेनॉल के बारे में भी, और इथेनॉल जहाँ पैदा होता है वहाँ लगने वाली बीमारियों के बारे में। देखो इथेनॉल जो एक मुद्दा बना हुआ है, इथेनॉल एक बहुत बड़े लेवल का मुद्दा है और हम इथेनॉल के खिलाफ लड़ाई अभी नहीं लड़ सकते, जैसा कि मैं अपने समझ से सोच सकता हूँ। परंतु जो हमारी एक सोच है कि हमें अपनी भूमि पर इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं लगने देनी है, वो लड़ाई हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। क्योंकि जो इथेनॉल के प्रोडक्ट हैं आजकल जो सरकारें हैं वो इंपोर्ट घटाने की तरफ बहुत जोर दे रही हैं, और हमारे देश में सबसे बड़ा इंपोर्ट इस टाइम तेल का हो रहा है, और तेल को इंपोर्ट कम करने के लिए इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही हैं हमारे देश में। परंतु इथेनॉल से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उससे भी वो बहुत विकट स्थिति पैदा होने वाली है। परंतु जो आपने किसी ने भाई ने सुना भी होगा, एक दिल्ली में मोटर मेला लगा हुआ है और वहाँ हमारे मिनिस्टर गडकरी जी भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ इथेनॉल फैक्ट्रियां लगाने पे बहुत बड़ा जोर दिया था। परंतु जो वहाँ बात मिस हो गई या वहाँ के पत्रकार साथी नहीं उठा पाए, इथेनॉल फैक्ट्री अगर आपको लगानी है तो ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पब्लिक नहीं है, जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पर हमारा आम रहन सहन नागरिकता हमारा विचार व्यवहार ना बिगड़े, हमको बीमारियां ना लगे, अगर सरकार को अपनी इंपोर्ट घटाना है। और जैसा हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब जो भी साथी इकट्ठे हुए हैं, मेन सभी का मुद्दा इथेनॉल नहीं है। सभी का मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ जब फैक्ट्री लगेगी केमिकल की, इससे चर्म रोग पैदा होंगे, इससे भूमि बंजर होगी या इससे और बीमारियां भी फैलेंगी। हम सब का मेन मुद्दा ये है, अगर हम इथेनॉल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित ना करके इस फैक्ट्री को बंद करवाने की तरफ ज्यादा फोकस करें तो हम इसको आसानी से जीत सकते हैं, और बहुत आसान मुद्दे से आसान काम करके हम इसको जीत सकते हैं। तो मेरा तो सभी से एक अनुरोध होगा, क्योंकि देखो मेरे यहाँ समझदार बहुत साथी बैठे हुए हैं, वो पहले अपनी एक टीम बनाए, टीम बना के अपने हर गांव में जैसे टीम बनेगी, गांव से बंदे तैयार होंगे, डीसी लेवल पे मिला जाए
उनको बताया जाए कि अगर फैक्ट, क्योंकि जो हमारी जमुना बेल्ट के लोग हैं वो चर्म रोग से पहले ही ग्रसित हैं। जैसा भाई कह रहा मैं दिखा दूंगा 1-2 चर्म रोग के रोगी, आप तो 1-2 दिखाओगे, हमारे डबगोली में तो सारे ही हैं। 50 के 50% ऐसे जो चर्म रोग के रोगी हैं। तो हमें तो देखने की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही जागरूक हैं। परंतु मैं तो सभी भाइयों से बात अपील भी करूंगा कि आप इसको इथेनॉल की तरफ लड़ाई ना लड़के हमारे एरिया में एक बड़ी फैक्ट्री केमिकल की ना लगे, क्योंकि हम केमिकल से पहले ही दुखी बहुत ज्यादा हैं। सारा केमिकल जमुनानगर की फैक्ट्रियों को हमारी तरफ ही आ रहा है। तो इस लड़ाई पे इस तरफ ध्यान केंद्रित करके आप काम करोगे तो आप जरूर विजयी होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये एरिया कृषि का सबसे उपजाऊ एरिया है पूरे हरियाणा के अंदर। आप और जगह ले जाएं, जो करना है दूसरी जगह ले जा करके वहां लगा लें फैक्ट्रियां, हमें क्या दिक्कत है। वहां तो पहले ही गांव जाके कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर पे तो गांव है। हमारे एरिया में आ जाओगे तो गांव आपको 1 किलोमीटर में 2 मिल जाते हैं। तो यहाँ तो लोग जो है निवासी बहुत ज्यादा है। तो आगे सरपंच साहब, रवि सरपंच साहब जी, आपसे अनुरोध, आप भी अपने विचार साझा करें। पहले तो यहाँ जितने भी साथी पहुंचे हैं सबका पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस एथनॉल से जो नुकसान होने हैं उसके बारे में तो मेरे सारे भाइयों ने पहले बड़े अच्छे से सारी बात बता दी है कि क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, ये तो बात हो चुकी है। अब क्या है, ये तो रिसर्च भी कर ली, अपने बंदे भी उठा ले, सारी बात बता दी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कर सकते हैं भाई, एक तो अपील करेंगे सब लोगों से जाके अपना गांव को आड़ के, जो 10-20 गांव हैं जिनको नुकसान हो